वेलकम बैक नाज़रीन। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब। आप साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। कुछ चीज़ें जो आज न्यूज़ को मौसूल हो चुकी हैं, जो बजट में होनी जा रही हैं, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करूं, दैन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जो ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनको कर्टेल करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर ड्यूटीज़ में इजाफा भी, और जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं ज़ाहिर है कि उनको भी उसकी हौसला शिकनी करनी है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी ख़रीदारी में हम डॉलर में अदायगी करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी हिकमत अमली इस वक्त अपनानी है कि जिससे हम अपनी चीज़ें बेचें और उससे हमें डॉलर्स मिलें, यानी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, और ऐसी चीज़ें जिसको ख़रीद कर हमें उल्टा डॉलर देने पड़े उनको हम रिड्यूस करें, उनकी हम हौसला शिकनी करें। तो ऐसे ही जो चीज़ें आज होने जा रही हैं, बजट में जो ऐलान होने जा रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूं कि 1000 सीसी की जो दरामदी गाड़ियां हैं, इनके ऊपर 2.5% जो है FED लगाने का फैसला जो है वो किया गया है। इंतहाई बावसूख ज़राए से ये इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अप टू 2000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, दरामदी गाड़ियां, इन पर 5% ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी, और 2000 सीसी से प्लस जो गाड़ियां, इनके ऊपर 7.5% FED लगाने का फैसला किया गया है, जो कि आज के इस बजट में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज भी आपको बताऊं कि दरामदी अशिया पर भी मजीद 3% सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया। ये हर तरह की दरामदात पर, हर तरह की इंपोर्ट्स पर, मां सिवाय जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, सनती खाम माल है, उनके ऊपर यह अप्लाई नहीं होगा। बाकी हर किस्म की दरामदात के ऊपर 3% इजाफी सेल्स टैक्स जो है वो लगाने का फैसला किया गया। इसी तरीके दरामदी दूध जो पैक मिल्क होता है, इसके ऊपर भी 10% टैक्स। सोने और चांदी के ऊपर 1%, और अगर ये बनावटी फॉर्म में है, यानी अगर ये ज्वेलरी की फॉर्म में है, ये वैल्यू एडिड में है, तो इसके ऊपर 1% और मजीद यानी 2%। टेक्सटाइल अशिया की मुकामी फरोख्त पर 15% जो है वो टैक्स लगेगा। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की जो सप्लाई है, इसके ऊपर भी 7.5% GST लगेगा। ये कुछ आदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने आए अंजुम साहब। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि बड़ा यहाँ पे क्रेडिट बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सियासत भी इसमें चल रही है। आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो पिछला बजट था, ये जो रवा माली साल का बजट था, ये नून लीग को नहीं पेश करना चाहिए था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आदाब दे के गए थे कि जो अगर वो खुद भी वापस आते तो उनकी हुकूमत उसको अचीव नहीं कर पाती। इतना स्पेस तो हुकूमत को मिलता है। इन प्रिंसिपल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये जो बजट है, लास्ट टाइम जो बजट पेश हुआ मिफ्ता साहब ने, वो बजाय कि वो पेश करते, नई गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए था, ताकि अपने हिसाब से अहदाफ रखते, अपने हिसाब से टारगेट रखते। लेकिन अगर आज की आप बजट की बात करते हैं, अगर आज के बजट पर आ जाए, जो अभी तक तफसीलात आ रही हैं और शाम तक आ जाएंगी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बड़े अरसे बाद में एक बड़ा तकलीफ से बजट होगा, क्योंकि इसका जो नेट इम्पैक्ट जाके आखिर में जो हम कहते हैं आम आदमी पे नहीं पड़ेगा, आम आदमी पे ही पड़ने वाला है। और आपने जो बातें की कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगा हुई है, ठीक है, लगा 3% टैक्सेस आपने लगा दिए, इंपोर्टेड आइटम्स महंगे हो जाएंगे, दरामदी अशिया पे लगा दिया, कोई दूध पे लगा दिया जो महंगा होगा। लेकिन हमें क्या देखना है, क्या ये बजट रिलीफ लाएगा? क्या ये बजट जो हमारा आज इसमें अभी तक कोई इस मुल्क में आप अगर गरीब आदमी की करें बात, तो वो दाल खाता है, तो दाल भी आप इंपोर्ट करते हैं, और वो बच्चों के डायपर्स तक आप इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे आम आदमी जो है इससे बच सकेगा? अगर आप फॉर्म देखेगा दाल की, अगर हम एक प्राइस देख लेंगे, पिछले साल $1 थी और 100 रुपये किलो पड़ती थी, और अगर 150 आज $1 हो गया और बढ़ने के मजीद इम्कानात हैं, और उस पर कोई भी दरामदी टैक्स आ जाता है या नहीं आता, तो 150 रुपये किलो हो गई। 50% ना कुछ करने के बगैर हमने 50% खाली दालों डिवैल्यूएशन के ऊपर खाली जो इंपोर्ट होती है आपकी लास्ट से $800-900 मिलियन की पल्सेज एंड लेंटिल्स की इंपोर्ट थी। पानी $900 मिलियन की खाली 90 करोड़ डॉलर की आपके मुल्क में दालें इंपोर्ट हुई हैं। अब अंदाजा लगाएं, जो दाल जिसकी हम बात करते हैं कि गरीब आदमी दाल रोटी खाएगा, तो वो दाल भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी ज़ाहिर है कि डॉलर में पेमेंट हो रही है उसकी। आपने एक और बात अगर गौर करें, जो आपने बात की है, टैक्सेस तो आपने लगा दिए,
असल मसला है पाकिस्तान में एक्स आने का, और जो आज कुछ इकदाम होने जा रहे हैं जिसमें अब जीरो रेटिंग का चांसेस है कि वो ख़त्म कर दी जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट खुद एक्सपोर्ट सेक्टर का है। एक्सपोर्ट सेक्टर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद 3 से 4 बिलियन 20% एक्सपोर्ट्स हमारी मौजूदा लेवल, जो कि बहुत ही शर्मनाक लेवल है। $23 बिलियन मुश्किल हम कर पाएंगे अगर एक दफा मेरे ख्याल से हाईएस्ट 25 बिलियन डॉलर, लेकिन वो भी हम डॉलर टर्म में कहते हैं या हम डॉलर टर्म में 25 सवा $25 अरब की थी। और इस साल का जो शुरू में जो टारगेट दिया गया, जो मिनी बजट एक आया था, तो उसमें कहा था $28 बिलियन, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा था हम अचीव कर पाएंगे। आज ये हाल है कि तमाम तर मेहनत के बावजूद, तमाम तर प्लानिंग के बावजूद, शायद मेहनत सीरियसनेस भी हो, लेकिन जो एक्सपोर्ट का हाल है पिछले ये 10 महीने का जो आया है, उसके हिसाब से हम बामुश्किल $23 बिलियन भी हासिल ना कर पाए। तो असल चीज़ है कि आपके पास क्या चीज़ है बेचने को। अच्छा, वो बात वहीं पे रह गई क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट के स्पेस की बात कर रहे थे कि वो टारगेट्स जो है वो रियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन असद उमर साहब ने आके जो है उन्होंने भी अपना बजट पेश किया था, मिनी बजट आया था, इन टारगेट्स को रिवाइज किया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तब भी ये टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। ठीक है ना। जरा लाहौर और इस्लामाबाद का भी रुख करते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त आफ्ताब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर मालिकताब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसी तरीके से लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब इरफान कैसर शेख साहब। इरफान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, क्या होने जा रहा है बजट में सनअत और हिरफत के हवाले से, मौसी तरक्की के हवाले से? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसकी ग्रोथ मोमेंटम बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ पिछले 10 महीनों में, अब आप इस बजट में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं अब तक कि नहीं आ रही? देखिए जी, बजट में आपके सामने जो मामलात हैं और जो आज हम देख रहे हैं, जो आपने अपने प्रोग्राम में भी ऑलरेडी फिगर्स पेश कर दिए हैं कि सेल टैक्स बढ़ने जा रहा है। असल में जो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा कि पूरे मुल्क का टैक्स का बजट जो बोझ है वो 1% इकॉनमी बर्दाश्त करी है। मतलब अगर 22 करोड़ आवाम है तो 22 लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और उस 22 लाख में भी अगर आप देखें तो 84-85% या 83% टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो सैलरी क्लास का जो है वो टैक्स कट जाता, तो हम रह गए बाकी 16%। तो टोटल 3.25 लाख लोग जो है पूरे मुल्क का जो बोझ उठा के इस वक्त फिर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलें। जो इस गवर्नमेंट की हमने जो ट्रेंड देखा है, पॉलिसी देखी 10 महीने में कि हर चीज पे पिछली गवर्नमेंट की भी यही थी, पिछली गवर्नमेंट की भी यही थी, इससे पहले की हुकूमतों की भी डायरेक्ट टैक्सेशन तो आपके यहाँ पनप ही नहीं पाया ना। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की डेफिनेट आप ठीक कह रहे हैं, कुछ गवर्नमेंटों की पॉलिसी पीछे भी थी, लेकिन हमारा ख्याल था कि ये नया पाकिस्तान होगा, नए मामलात होंगे और एफबीआर में रिफॉर्म्स आएंगी। और पूरी दुनिया में जो एक कॉन्सेप्ट है, इमरान सुल्तान साहब आपसे ज़्यादा कौन समझता है कि जो इनकम करे वो टैक्स ले। आज हम पहले ही आज 33% जो हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है, जो कि जिसका एग्रीकल्चर ट्यूशन है 33%, हम उसको तो पहले ही निकाल लेते हैं। कोई कहता है सूबाई सब्जेक्ट है, कोई कहता है हो नहीं सकता, कोई कहता है उनके पास वो 10 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, कोई कहता है उन्होंने अपने बंदों के नाम पे। बाकी रह गए 67 में से 32% फिर हमारा सर्विसेज आ जाता है, बाकी रह गए जी 35%। तो आप चाहते क्या हैं? या तो कोई डायरेक्शन बताएं कि इस मुल्क में ले दे कि आपको सिर्फ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर से ही टैक्स लेना है, क्या ये लॉयर, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, ये जितने भी जो होलसेलर, रिटेलर, पार्लर्स हैं, होलसेलर, रिटेलर, रेस्टोरेंट्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, बेकरी वाले हैं, जो हम देखते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, तो और ये एग्रीकल्चर वाले, ये मुल्क के शहरी नहीं है, ये इनकम नहीं कर रहे, हम तो नहीं कहते। आप अक्रॉस द बोर्ड आप एक ही इनकम ब्रैकेट करें जो पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया से अलग दस्तूर रहा, और यही वजह है कि आप हालात देख रहे हैं कि 45% जो डी वैल्यू हो गई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और उससे महंगाई कितनी हो गई। आप आम आदमी का आज सैलरी तो देखें, आज 1.25 साल पहले अगर मिनिमम वेज 15,000 रुपये थी तो वो इक्विलेंट टू $100 थी। आज 15,000 मिनिमम वेज है, वो इक्विलेंट टू $90-95 $100 रह गई। तो उसका तो 50% निकल गया आम आदमी का, गरीब आदमी का, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें बैठ के आज रियल स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करनी होगी। मुल्क का एक ही रास्ता है, अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन,
जो इनकम करे वो टैक्स दे और इंडस्ट्री बड़ी 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 आइडियल बात कर रहे हैं सर, बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं आफ्ताब चौधरी साहब। कबात क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में? यूनिफॉर्म टैक्सेशन जो है वो क्यों नहीं आ सका इस मुल्क में? हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स, आप जरा अंदर जाके देखें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंटेरियंस की जो लॉबीज हैं उनमें आप देखें बड़ी लॉबिंग है वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट की, क्यों नहीं आने देते? और मजे की बात यह है कि अभी भी आप टैक्सेशन उन्हीं के ऊपर बढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। चौधरी साहब, Thank you very much for having me. Thank you very much for having me, इमरान साहब। पहली चीज इधर अभी डिस्कशन हो रही थी कि लास्ट टाइम जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बजट दिया वो बजट नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। अंजुम निसार साहब, ये अब जो बात हुई है इसी बीच में वो कंटिन्यू वहां से हम करेंगे, लेकिन टाइम जो बात हुई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो आपके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इसके अलावा हर चीज़ के ऊपर इंपोर्ट जो है इसके ऊपर 3% एडिशनल जो ड्यूटी लग रही है, सेल्स टैक्स लग रहा है, क्या इसका असर होगा? इसका मैंने जैसे बात की थी कि क्वांटम लीप इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है जो शायद आम आदमी ना समझ सके, क्योंकि नहीं आम आदमी जब समझ आएगा तो उसको पता चलेगा। जब आप 3% की बात करते हैं तो जो ड्यूटीज, चूंकि सेल टैक्स या एडिशनल सेल टैक्स लगा 3%, वो जाके ड्यूटी पे लगता है, जो आपकी ड्यूटीज आज कम से कम 20 और रेवेन्यू ड्यूटीज लगाने। तो ओके ठीक है, मुझे एक यहाँ पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारा पैनल मौजूद है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी अंजू भाई, जो बात इस वक्त हो रही थी कि बड़े इश्यूज है, प्रॉब्लम है और ये एक इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, लेकिन मुझे ईमान भाई समझ नहीं आई, ये तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ये बजट गवर्नमेंट का लग ही नहीं रहा। गवर्नमेंट को तो आवाम को हमेशा रिलीफ देनी चाहिए, लोग फील करें कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उससे बेहतर आपने कुछ किया है। अगर आप ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं जो सुनाई दे रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के ना रेवेन्यूज पर अच्छा पड़ेगा, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी। आप इम्पोर्ट किसी तक कंट्रोल पे करें फिर भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता, जो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट आपकी 23 अरब, जो कि बहुत, आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं या रेमिटेंस बढ़ाएं, कोई तीसरी कोई सूरत हाल नहीं है। फिर मौजूदा जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल नहीं होगा। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो अच्छे हालात की वो कहते हैं पेश को अच्छे हालात हमें सामने नजर नहीं आवे। लोगों की बहुत रिजेंटमेंट आएगी, महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई का तूफान इसलिए कि आपकी करेंसी डॉलर से लिंक है, ज्यादातर एशिया आपकी चाहे ए से जी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो डॉलर का इम्पैक्ट आप पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर को। तो आने वाले ऑलरेडी कंज्यूमर रमजान के से कुछ बच के लोगों ने राशन दिए, निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, ये महीना वो नहीं है। ये अच्छा मैं समझ रहा हूँ अच्छे कोई सामने साइन नजर नहीं आवे। जी इरफान खान, अब जाहिर है कि इस वक्त बात हो रही है कि जीरो रेटिंग जो फैसिलिटी थी वो खत्म की जा रही है। ऐसे में ये वो जो 5 सनतें हैं जो आपको कमा कर देती थी डॉलर्स, जिनको फरोख्त के लिए आपने उनको जीरो रेट रिजीम में रखा हुआ था, क्या इम्पैक्ट आप उसका देख रहे हैं? और यकीनी तौर से हुकूमत अगर ये स्टेप्स ले रही है तो वो भी तो किसी वजह से ले रही है ना। देखिए, ये एक तरह का अच्छा भी और बुरा भी है। अच्छा ये है कि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि जो बड़े बड़े घर हैं वो लोग लोकल, उनकी जो सेल थी वो उस पर सेल टैक्स नहीं अदा करे, तो बड़े बड़े शोरूम खोल लें और वो अपना जो कॉस्ट में ऐड कर लेते 17% और पास ऑन नहीं कर रहे थे जो आवाम को। तो ये एक तो आवाम के लिए बेहतर है और गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर कहीं इनका मिडल वे बनता है, जो कि बातें हो रही है 4-5 दिन से कि 7-7.5% पे इनका एग्री हो गया, आज बातें हो रही है कि नहीं 15% कह रहे, लेकिन बात ये जी 15% की, तो 3-4 दिन पहले 7% पे कोई कह रहे थे एग्री हो गया। तो मैं कहता हूँ कि जो भी है, अगर तो फेयर तरीके से वो अपना वो जो लेजिटिमेटली अगर पे कर रहे थे वो इंडस्ट्री, और अगर उनको जीरो थी और वो रिफंड ले रहे थे या जीरो ही आगे पास ऑन कर रहे थे कंज्यूमर को, तो फिर तो होना चाहिए। लेकिन अगर तो हमारी इंडस्ट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, जो नंबर 1 सेक्टर है, और उसको हमने जीरो रेटेड रखा और उसको हमने एक समझे कि बड़े भाई के तौर पे ट्रीट करते रहे हमेशा और सलूक, और उसने अगर एज ए बड़ा भाई सलूक नहीं किया, तो मकसद कहने के उनको भी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए और डेफिनेटली इस पे रिव्यू होना चाहिए कि तमाम पाकिस्तान अगर इंडस्ट्री या जो भी जो कमर्शियल इंपोर्टर है या बिजनेसमैन है या वैसे इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, अगर वो ऑलरेडी वो जीएसटी के नेट में, तो ये लोग क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ ये कि एंड ऑफ द डे ये एक अच्छा डिसीजन हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिस तरह अंजुम साहब ने कहा, और मेन जिस तरह अब नई इंडस्ट्री इस डॉलर पे, इस मार्कअप रेट पे नहीं लगनी। मैं अभी अब से 2 प्रोग्राम पहले भी यही बात जोर दे रहा हूँ और लोगों को समझ भी आनी चाहिए और समझ आ भी रही है कि आज के 155 रुपए डॉलर पे ना तो कोई नई इंडस्ट्री लगेगी, ना वाइबल हो सकती है,
ना 8 साल उसकी कोई फिजिबिलिटी बन सकती है। तो हमें पुरानी इंडस्ट्रीज कोई जो लगी हुई हैं, जो सेटअप हुआ है, उन्हीं को रिवाइव कर रहेंगे, क्योंकि पुराने डॉलर पे लगी। और मसला ये आ रहा कि हमें जो आज हमारे लेबर की जो अगर उसकी 1 साल या 1.5 साल पहले अगर उसकी 15,000 मिनिमम थी डॉलर टर्म में, तो उसकी $150 थी। आज उस बेचारे की $100 रहेगी डॉलर पैरिटी में। तो हमें वेजेस की तरफ भी देखना होगा कि हम सिर्फ ये ना देखते रहे कि भाई जी एक्सपोर्टर ने डॉलर में कमा लिया, और इतना अननेसेसरी इतना इस रेट पे डॉलर लाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप आज एक सर्कुलर निकाल दें स्टेट बैंक से, इट्स वेरी इजी। ये मेरे जैसे और आम बिजनेसमैन काम कर सकता है जिसके हाथों से चीजें गुजरी हैं। आज अमेरिका में 1.5-2% चल रहा है साल का। तमाम एलसीआं डीए पे अगर आप कंपल्सरी कर दें, कोई एलसी जो इंपोर्ट की होगी वो कैश है साइड पे नहीं होगी, वो मिनिमम 120 डेज डीए पे होगी, तो आपको फ्री क्रेडिट मिल रहा है। आज हमारा एक टिकट चलता है कि सऊदी अरब ने हमें $2 अरब का ऑयल जो है हमें उधार दे दिया। हम लोग सारा दिन छलांगे मारते हैं, हम नाचते हैं। और अगर आज पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 2-2.5% साल का है, अगर वो हमें फ्री क्रेडिट दे रहे हैं एलसी को, तो स्टेट बैंक को ये रेगुलेशन बनानी चाहिए। आज इनके पास सिर्फ 3.25 महीने का जो आज इनके पास सरप्लस पड़ा है स्टेट बैंक के पास, और वो तकरीबन 15-16 अरब डॉलर बनते हैं। तो ये 3 महीने का फ्री क्रेडिट बाहर से ले सकते हैं, ये उसको सर्कल घुमा सकते हैं, आप डॉलर को अपने लेवल पे ला सकते हैं। 120-22 पे डॉलर। आफ्ताब चौधरी साहब से पूछेंगे कुछ, आप समझ सकते हैं कि डुएबल सोल्यूशन हो सकता है ये? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो इरफान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो डॉलर की जो लेवल है, जो इतना एक्सेसिव डीवैल्यू किया है, आई थिंक कि इसका कोई रीज़न नहीं हो सकता। आई थिंक कि ये प्लान के साथ आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, अब तो ये हो गया ना। अब क्या है, मार्केट बेस इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट बेस डायरेक्शन सेट हो रही है 150 प्लस पे। देखिए, आप आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर भी जा रहे हैं। देवर थिंग्स जो हम समझते हैं कि नेगोशिएट बेहतर होनी चाहिए थी। आप इंटरेस्ट रेट को भी देखें कि इस तरह की इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में लोकल इंडस्ट्री किस तरह से सस्टेन करेगी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल में बेहतर प्लानिंग के साथ थी। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो बजट आने वाला है इंशाल्लाह 1 घंटे में जो हम देखेंगे, कारोबारी होने के नाते से हमें तो इस बजट के और इस बजट के असरात से खौफ आ रहा है कि किस किस्म की एक्सेसिव जो महंगाई है इस मार्केट पे इंट्रोड्यूस होगी इस बजट के आने की वजह से, और किस तरह से लोगों का म्यारे ज़िंदगी मुतासिर होगा। हम इमरान खान साहब बात करते हैं कि गुर्बत के खात्मे की, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो उन्हीं लोगों पे, उसी तबके के ऊपर होगा जो तबका पहले ही गुर्बत की लकीर के बिल्कुल आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये बजट ने रही सही जो चीज़ें हैं वो भी पूरी कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जिसे हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे, होलसेलर रिटेलर का आपके पास इतना बड़ा जो है वो एक मैग्नीट्यूड है ना, किस तरीके से लेकर आएंगे? क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त एफबीआर जो है वो ये कर सकेगा? शब्बर जैदी साहब एक अज़म लेकर गए, लेकिन क्या वो कामयाब होंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक शब्बर जैदी साहब का ताल्लुक है, ऑनेस्टली ही रियलाइज, उनको पता है प्राइवेट सेक्टर में समझते हैं हर चीज़, मामला इशूज़ को, लेकिन नीचे एक एफबीआर की अपनी टीम है। और मैं एफबीआर के बाद मैं कैपेसिटी नहीं समझता, कैपेसिटी से समझता कि जो हमने आज रिजल्ट देखे, आज जो 10 महीने का हमने डेफिसिट देखे 450 अरब से ज़्यादा खाली अपनी रेवेन्यू में कमी आई है शदीद। ये 70 साल का रिकॉर्ड है। और अगले साल हम ये 4200 से 3600 की तरफ गए हैं, और अगले साल 5500 5500 रेवेन्यू टारगेट रखते हैं। ये कौन मतलब ये क्या अचीव हो पाएगा? ये 5.5 आपने बजट रिकॉर्ड कर दिया, मेरा टिकर मुझे दुआ चला दी, अगले साल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत मुश्किल हालात है। शायद मुझे खौफ है कि ये IMF का जो पैकेज है, जो हम प्रोग्राम में गए हैं, शायद जो 6 महीने बाद रिव्यू करने जाए तो वहाँ खुदा ना खास्ता बेके हो जाएगा। और ये मुसलसल दो चीज़ें, जैसे अपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम 6 महीने से ज़्यादा आपको नहीं देखते चलता, आप अपने टारगेट पूरे कर ही नहीं पाएंगे मेजर। ये तमाम इक़दाम के बावजूद कि आपकी इन्वेस्टमेंट
क्लाइमेट इस वक्त अच्छी नहीं है। दो बातें हम गवर्नमेंट की ले लेते हैं मान भाई, जैसे आपने कहा कि इनका जो इस साल का टारगेट एक्सपोर्ट का 23 के मतलब $25 बिलियन, हम एक मिनट के लिए लंबे के लिए मान लेते हैं कि $25 अरब ये हासिल कर लेंगे लेट से, जो कि मुश्किल है। 25 अरब ये हो गया, 21 अरब $22 अरब आपकी रेमिटेंस है, तो 25 और 22 से आपकी $47 अरब बनता है तकरीबन दोनों मिला के। तीसरा कोई सोर्स नहीं है कर्जे के अलावा। आपकी एक्सपोर्ट अगर 60 से 57 रह जाती है, $10 अरब की आपको डेफिसिट है। और जब $10 अरब का कह देना, या तो $6 अरब तो आप प्रोग्राम के पे चले गए, तो सही। चले गए, तो ये आपकी करेंसी पे मुसलसल प्रेशर रहेगा, आपकी महंगाई बढ़ती रहेगी, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा जिससे कोई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या इन्वेस्टर बोले। अब आप कहते हैं पुरानी इंडस्ट्री, इरफान भाई ने बात तो सही की कि पुरानी से नहीं तो आ नहीं सकती मौजूदा। LSM के अंदर आप खुद कहेंगे हमने नेगेटिव 2% ग्रोथ की, LSM जहां से जॉब क्रिएट होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका टारगेट 3.8 था, ज्यादा रखा होगा, 3 रखते, 0.85 किया है। तो जो दो बड़े सेक्टर जो जॉब्स क्रिएशन का एक होता है जरिया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहां से जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। हाउसिंग आपका इंपैक्ट आप भूल जाएं, अभी तक आपका 10,000 मकान भी 5 साल में बना गए, बहुत बड़े आपके लिए सर्विस होगी कॉम के लिए। 12-15% 12% तो स्टेट बैंक का रेट है जो कमर्शियल बैंक को देगा। 15-18% जब आप किसी को देंगे, ना इंडस्ट्री का पहिया चल सकता है, ना आपकी हाउसिंग आ सकती है, ना जॉब क्रिएशन होगा, ना हाउसिंग चलेगी। तो ना इसमें कैसर शेख साहब, जो मंशूर था, जो पार्टी मंशूर है जिसपे ये वोट लेकर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसको अपने बजट में उसको रेप्लिकेट करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्या हो गया है अपना, ये तो सामने मामलात, अगर आपका तमाम इन्हिसार ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही होना है और आपने डायरेक्ट टैक्स लेना ही नहीं है, आपने वो असूल ही नहीं अपनाना कि जो इनकम करे वो टैक्स ले, ख्वाह किसी सेक्टर से हो, आपने एक्सपोर्ट के शोबे को प्रमोट नहीं करना, आपने उनके रिफंड फंसे हुए हैं 5-5 साल से, उनकी पूंजियां पूरी फंसी हुई हैं, तो आप फिर क्या नया पाकिस्तान, पुराना या दरमियाना, ये तो फिर मतलब ये तो बातें ही हैं। और आज डेफिनेटली जो महंगाई का तूफान आना है, एक बल्कि उसी की हम बजाय कि उस पर बात करें एक आम इंसान का, अब बिजली की प्राइसेस देखें साल में कहाँ चली गई, गैस की प्राइसेस कहाँ चली गई, डॉलर का इन्फ्लेशन देखे 4%, लेकिन देखें ये बोसीदा, 10% की बातें कर रहे हैं। ये गला सड़ा, ये बोसीदा टैक्सेशन का निजाम पिछली हुकूमतें देके गई ना, ये तो विरसे में मिला है। किसी ने तो आगे ठीक करना है ना, अगर किसी ने तो ठीक करना है, आप स्टेक होल्डर को भी शामिल नहीं करो, आप सिर्फ एक शबर जैदी को, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सारा उन पे इन्हिसार करें। आप पूरा एक बोर्ड बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए, तमाम बड़े शहरों से अच्छे बिजनेसमैनों को, चैम्बर्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लें। इस मर्तबा तो ऐसा शायद नहीं हुआ। आप इन्हीं को रोज हरासमेंट करते हैं, इन्हीं पे एक दिन हरासमेंट करते हैं, एक दिन मरहम पट्टी रखते हैं, एक दिन हरासमेंट करते हैं। अरे इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, ये 2.5 लोग बेचारे 2.5 लाख लोग यही आपको कमा के दे रहे हैं, यही $60 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं, यही $22 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी गलती क्या है? मैं तो आज तक ये हैरान हूँ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद अंजुम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने और चैनल्स पे भी जाना है। हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान कैसर शेख साहब और आफ्ताब चौधरी साहब, जिसके बाद हमें माहीन रहमान और सलेमान एस मेहदी, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ज्वाइन करेंगे। बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की, हमने अपने इस प्रोग्राम में इस ट्रांसमिशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात की, थोड़ी सी ज़रा कॉर्पोरेट की तरफ चले जाते हैं, कैपिटल मार्केट्स की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फोकस है। हर गवर्नमेंट इंडेक्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मशरूत करती है। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स ऊपर जाता है तो जरा बड़ी वाह होती है, और स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो फिर ऑपोजिशन उनको जो है उसके ऊपर घिरती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब सुलेमान एस मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं माहीन रहमान, CEO अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ बड़ा मुश्किल नहीं होता एक फंड मैनेजर को, जाहिर है कि उसने इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आनी है, लोगों को अच्छा दिखाना है, और अच्छा एज सच कुछ इतना खास है नहीं, तो वाकई क्या इस वक्त हम हॉट वाटर्स में पाकिस्तान की मईशत?
आई थिंक एज फार एज द स्टॉक मार्केट गोज तो बिल्कुल आई थिंक उधर हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है कल कितनी मार्केट गिरी है, और आज भी आई थिंक इट वाज अप अ लिटिल बिट, लेकिन आई थिंक एक ट्रेपिडेशन, एक फेयर ज़रूर है इन्वेस्टर के दिमाग में कि आगे जाके इस बजट में एग्जैक्टली क्या क्या होगा और ये हर सेक्टर, हर कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा। हम जैसे देखते हैं ऑन द फंड मैनेजमेंट साइड, हम तो देखते हैं अर्निंग्स में क्या हो रहा है, बैंकों की अर्निंग्स, ऑयल एंड गैस कंपनी की अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें, तो इसको असेसमेंट करके ओनली देन वी कैन से कि आगे जाके हाउ विल दीज अर्निंग्स इम्पैक्ट। अगर टैक्सेशन में इजाफा होता है, ड्यूटीज बढ़ती हैं, चीज़ों पे रॉ मटेरियल बढ़ते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बैंकों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि जो लेवरेज सेक्टर है उसके लिए प्रॉब्लम, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो फिर बहुत बड़ी होती है। एब्सोल्युटली। और हमें एक्चुअली इस चीज़ देखना चाहिए कि देखें कौन से सेक्टर्स बेनिफिट भी कर सकते हैं इस बजट से। शायद ऐसे हों जो डिफेंसिव सेक्टर्स हों, जो इंटरेस्ट रेट इनकम पे कमा के अच्छी अर्निंग भी देख सकते हैं। सो आपको दोनों साइड से देखना, यू हैव टू बैलेंस द गुड विद द बैड। अब जब हम बैड की बात करते हैं तो ऑलरेडी देखें हमारा रुपी डिप्रिसिएट हुआ है, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इम्पैक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें आई वुड से जो हम कहते हैं ना सिक्लिकल सेक्टर, जैसे सीमेंट सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, इन पे काफ़ी हैवी हम बोझ देख रहे हैं आने वाले 1-2 साल में। आने वाले 1-2 साल में काफ़ी हैवी बोझ आप देख रहे हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग देख रहे हैं। मेहदी साहब, पाकिस्तान में हम समझ रहे थे कि जब सगा तो उसके बाद नई कंपनीज की लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज में, लोग जाएंगे कैपिटल मार्केट्स की तरफ, वहाँ पे चीप बोरिंग होगी, लोग एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्रीज आपकी रिवाइव होंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब जो इस वक्त हम पॉलिसीज देख रहे हैं हुकूमत की, जाहिर है कि बड़े उसके हाथ बंधे हुए हैं, IMF के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, फिस्कल स्पेस आपके पास है नहीं, क्या कहाँ खड़े हैं? देखें, जैसे माहिन ने कहा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स हैं, ठीक है जी, लेकिन घबराना नहीं है। वो तो स्लोगन चल ही रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है। हाँ, मुश्किल हालात हैं, जाहिर सी बात है, जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑल टाइम हाइस पर हो, आपकी करेंसी जो है वो मैसिवली डिवैल्व हो जाती है, तो ये वो टाइमिंग्स होती हैं जहाँ पर कि एक स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो सेफ़र इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है, वैल्यूएशंस री-रेट हो जाती हैं दोबारा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी किसी भी ग्लोबल मंडी की तरह उस पर भी वही इम्पैक्ट आया है इस वक्त कि जी आपकी करेंसी बहुत डीवैल्व हुई है, तो फॉरेनर इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है कि यहाँ से मज़ीद कितना डीवैल्व होना है। और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा कि मे बी हमने IMF के प्रोग्राम में जाने में थोड़ी देर कर दी। आपने प्रोग्राम से बाहर बैठकर भी वो सारे डिफिकल्ट मेजर्स ले लिए, आपने 6.25% से अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 12.5% पे आ गए। एग्जैक्टली। अब आप ऑलमोस्ट अगर देखें तो 151-52 पे आज करेंसी टर्म्स में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये जर्नी ऑल द वे 114-15 से, तो डिवैल्यूएशन भी आपने कर ली, बाकी चीज़ें भी की। इस 9-10 महीने के पीरियड में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस था वो आप लूज कर गए, शटर हुआ है, वो शटर हो गया है। अच्छा, आपके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल भी था आपका जब आप आए थे, उस वक्त एक ये कड़वा घूंट IMF वाला जो अभी हमने $9.5 बिलियन लेकर भी हम पी रहे हैं, उस वक्त हमें वो चीज नहीं पड़ती। आफ्ताब चौधरी साहब, कितना हमें हमारी मईशत को एक स्ट्रेस आया IMF में जाने में, लेट होने में। पाकिस्तान जब ये गवर्नमेंट आई थी और आते के साथ ही अगर चले जाती तो ज्यादा मुनासिब नहीं होता। जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो तमाम मुआशी माहरीन जो अभी कह रहे हैं वो ये कि हमने काफ़ी देर कर दी, लेकिन मुझे जो उस देर का चले एट द एंड ऑफ द डे हमने इसके ऊपर कुछ फैसला तो किया, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने लास्ट टाइम भी बजट चले PMLN गवर्नमेंट दे के गई, आपने 2 बजट दिए, उन दोनों बजट में कोई डायरेक्शन नहीं थी, और इस वक्त भी आप जो करने जा रहे हैं, जो एक फियर आपने मार्केट में बजट आने से पहले एक खौफ व हरास की जो एक कैफियत मार्केट में इंड्यूस कर दी है, ये बहुत मेरे ख्याल में नुकसानदेह है। मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त बेहतर नहीं है। मेहदी जिस तरह से बता रहे थे कि मार्केट का सेंटीमेंट, स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ ये देखें कि कंज्यूमर भी अपनी कंजप्शन को रोक के बैठा हुआ है। एक सेक्टर की मैं मिसाल दूंगा आपको, ऑटो सेक्टर की। अभी जो नंबर आए हैं, ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, अपनी कैपेसिटी से कम गाड़ियां प्रोड्यूस की है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर ख़रीद बंद कर दी थी। आप ये देखें कि ये उस टाइप के ऊपर हुआ है कि जब हमने पिछले 5 माह में
इंपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया हुआ था या इन अवे इंपोर्ट को बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। तो इस माहौल में कि जब सेकेंड हैंड गाड़ियां इस मार्केट में आ नहीं रही थी, लोकल प्रोड्यूसर्स को कम से कम अपने प्रोडक्शन के अचीव करने चाहिए थे, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हुए। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट पिछले एक साल की डिली डैलिंग या जिस तरह से हमने डिसीजन मेकिंग की है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की है, कंज्यूमर भी इससे इफेक्ट हो रहा है। तो कंज्यूमर भी जो है देख रहा है कि मतलब आइडियली बचत। सर आइडियली हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना था, हम उसकी तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को। ये भी फरमाइए कैसर शेख साहब कि कितना नुकसान हुआ हमें इस ना जाने के फैसले से या इस IMF प्रोग्राम में जैसे फैसले से। मैं ज़रा इसके ऊपर आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। नुकसान तो आपने बहुत छोटा वर्ड यूज़ किया है इमरान सुल्तान साहब। ये तो हमने अपने आप को तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। आज से आप देखें 18 माह पहले, 18 माह में हमारे स्टॉक एक्सचेंज में 40 अरब डॉलर निकल गया हमारी जो कैपिटलाइजेशन थी। क्योंकि और यही जो लोकल स्टॉक मार्केट में हुआ, यही कॉन्फिडेंस जो शैटर्ड हुआ मुकामी बिजनेसमैन का। अगर हम पहले दिन ही चले जाते IMF के पास, जो कि 2% पे उनका हमें जो मार्कअप मिल रहा था, क्योंकि उनकी जो स्टाम्प है, उनकी जो वैलिडेशन है, उनकी जो इंडोर्समेंट है, वो पूरी दुनिया में ये इसी तरह का है कि आप किसी क्लब की जो एक मेंबरशिप लेते हैं, वो हमारे लिए लाजमी था। वो बजाय कि हम अपने दोस्तों के पास उसके बाद जाते या आज भी जाएंगे, दोस्तों को कोई छोड़ने का नहीं कह रहा। पहले दिन से ही हमारा ये मौक़िफ़ था कि आपने इतनी देर कर दी, आप स्टॉक एक्सचेंज गो मगो की सिचुएशन में रही, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आया, बाहर वाले का जो इन्वेस्टर था उसको ये आइडिया नहीं था कि आपका क्या रेट पे डॉलर होगा। अगर वो आज माल लेता, अगर वो 130 रुपए के डॉलर पे पैसे भेजता, तो स्टॉक एक्सचेंज के बाद वो माल जब फरोख्त करता तो अपना पैसा 155 पे ले जाएगा। तो ये तमाम लोग गो मगो की पोजीशन में रहे। सिमिलरली लोकल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा शैटर्ड रहा, शाय अवे रहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, हर चीज़, कोई चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं था, कोई किसी को भी कोई डायरेक्शन नहीं थी। ये सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि हमने 10 माह IMF को लेट कर दिया और सिर्फ 6 अरब डॉलर का पैकेज और जो हमने रिफॉर्म करने थे, और हम ये नहीं देखते 40 अरब डॉलर सिर्फ हमारा स्टॉक एक्सचेंज से कैपिटलाइजेशन निकल गई है। और कितने अरब डॉलर कम से कम, वही जिस तरह मैंने बताया कि लेबर की जो आज जो तनख्वाह है जो $150 थी, पूरी दुनिया डॉलर पैरिटी में चलती है, वो आज $100 रह गई। सिर्फ अब बात यह है टू कट द पॉइंट शॉर्ट कि हमें पुरानी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, क्रॉस द बोर्ड टैक्स लेना है। जो टैक्स जिन्होंने सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने डिलीवर किया, उनको बेनिफिट दें, उनको मराहत दें। ये बिल्कुल ठीक बात की चौधरी साहब ने कि देखें ऑटोमोबाइल के सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, हमने उनको अनड्यू एडवांटेजेस देते रहे एट द कॉस्ट ऑफ नेशन के पैसों पे। आज आप देखते हैं कि किस तरह का, किस स्टैंडर्ड की हमें यहाँ पे गाड़ियाँ मिल रही हैं, और अगर उनका मयार अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो ये हमारी कौम को जज करना है। लेकिन हमें अक्रॉस द बोर्ड ऑफ बैड जो हुआ सर, जो हुआ सो हुआ। माहीन, अब आप नहीं समझते कि जो जितना डेंट था या क्राइसिस इज ओवर नाउ। इफ यू लुक एट द डॉलर रुपी पैरिटी, वो अब सेट हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाके नहीं जाते हुए नजर आ रहे। क्या इसमें कुछ अब यहाँ से एक डायरेक्शन मिल रही है हमारे इन्वेस्टर्स को, क्या नहीं, ये आपसे जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।